नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 22 मई को मनाया जाने वाला एक बहुत ज़रूरी दिन पर, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। हमारे पास इससे जुड़े कुछ लेख और नोट्स हैं, तो सोचा क्यों ना इस पर थोड़ी गहराई से बात की जाए। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता आखिर है क्या चीज़, और ये इतनी ज़रूरी क्यों है, इसे क्या खतरे हैं, और दुनिया भर में और ख़ासकर भारत में इसे बचाने के लिए क्या हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जैव विविधता होती क्या है, एकदम आसान शब्दों में। हाँ, आसान शब्दों में कहें तो मतलब पृथ्वी पर जितना भी जीवन है, अलग अलग तरह के पौधे, जानवर, कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, फंगस, और सिर्फ ये जीव ही नहीं बल्कि वो जगह भी जहाँ ये रहते हैं, जंगल, नदियाँ, पहाड़, समुद्र, ये सब मिलकर जैव विविधता बनाते हैं। अच्छा, और आपने बताया था कि इसकी कुछ परतें या लेवल्स भी होते हैं। जी हाँ, इसके 3 मुख्य स्तर माने जाते हैं। पहला है आनुवांशिक विविधता, मतलब एक ही प्रजाति के अंदर कितना जेनेटिक फर्क है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे भारत में ही देख लीजिए, चावल की आपको पता है कितनी किस्में हैं? 50,000 से ज्यादा 50,000 चावल की। हाँ। और आम की 1000 से ज्यादा। ये सब आनुवांशिक विविधता है। ओके, और दूसरा स्तर? दूसरा है प्रजातीय विविधता, मतलब किसी एक इलाके में कितनी अलग अलग तरह की प्रजातियां रहती हैं। जैसे पश्चिमी घाट में जो मेंढकों की वैरायटी है, वो पूर्वी घाट से कहीं ज्यादा है। और तीसरा? तीसरा है पारिस्थितिक विविधता, यानी अलग अलग तरह के इकोसिस्टम या आवास। और इस मामले में तो भारत कमाल है। यहाँ आपको रेगिस्तान मिलेंगे, घने वर्षावन मिलेंगे, मैंग्रोव्स हैं, मूंगे की चट्टानें हैं। सही बात है। नॉर्वे जैसे देश से तुलना करें तो यहाँ इकोसिस्टम की वैरायटी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और देखिए, ये विविधता सिर्फ गिनने के लिए नहीं है, ये असल में वो जाल है जिस पर हम सब टिके हुए हैं। कैसे? मतलब किस तरह से हम इस पर निर्भर हैं? अरे हर तरह से। हमारा खाना, पानी, दवाइयाँ, यहाँ तक कि हवा जो हम सांस लेते हैं, मौसम का संतुलन, सब इसी पर निर्भर है। संयुक्त राष्ट्र का तो कहना है कि दुनिया की लगभग आधी जीडीपी सीधे तौर पर प्रकृति पर निर्भर है। आधी जीडीपी, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। जी, और सोचिए, 1 अरब से ज्यादा लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों और कमाई के लिए सीधे जंगलों पर निर्भर है। और पर्यावरण के लिहाज से भी इसका महत्व होगा। बहुत ज्यादा। हमारी जमीन और महासागर जो हैं, वो हमारे फैलाए कार्बन का लगभग आधा सोख लेते हैं। अच्छा, मतलब क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में भी इनका रोल है। बिल्कुल। ये हमारे प्लैनेट के नेचुरल एयर प्योरीफायर और टेम्परेचर रेगुलेटर की तरह है। और हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी खुशी, सुकून के लिए हम कहाँ जाते हैं? प्रकृति के पास ही तो जाते हैं ना, है ना? हाँ, ये बात तो है, लेकिन एक चिंता की बात भी है शायद कि हम इसे खो रहे हैं। एक काम, इसकी वजह से ये जैविक खजाना तेजी से घट रहा है। आंकड़े वाकई डराने वाले हैं। कहा जा रहा है कि 10 लाख से ज्यादा प्रजातियां विलुप्त होने के खतरे में है। 10 लाख? हाँ, मतलब हर 8 में से एक ज्ञात प्रजाति पर खतरा है। ये डायनासोर के समय के बाद सबसे बड़ा विलुप्ति का संकट है। और वनों की कटाई, अमेज़न का भी कुछ जिक्र था। हाँ, वो तो और भी चौंकाने वाली बात है। अमेज़न वर्षा वन, जिसे दुनिया का फेफड़ा कहते हैं, उसके कुछ हिस्से अब इतने खराब हो गए हैं कि वो कार्बन सोखने की बजाय छोड़ने लगे हैं। ओह, और वेटलैंड्स का क्या? दुनिया की लगभग 85% आर्द्र भूमियां यानी वेटलैंड्स, वो तो गायब ही हो चुकी हैं। बाप रे, इसके मुख्य कारण क्या है? मतलब हम इंसान ऐसा क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा कारण है आवासों का विनाश। जंगलों को काटना, खेती के लिए, घर बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए। साधनों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, ओवर फिशिंग, ओवर हंटिंग। इसी वजह से स्टेलर समुद्री गाय जैसी प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म हो गई। अच्छा, और तीसरा बड़ा कारण है बाहरी हमलावर प्रजातियों का आना। मतलब कोई ऐसी प्रजाति जो कहीं और से आकर किसी नए इकोसिस्टम में फैल जाए और वहां की मूल प्रजातियों को नुकसान पहुंचाए। जैसे वो नील पर्च मछली वाला मामला। हाँ बिल्कुल। अफ्रीका की विक्टोरिया झील में नील पर्च को लाया गया और उसने वहां की 200 से ज्यादा स्थानीय सिचलिड मछलियों की प्रजातियों को लगभग खत्म कर दिया। बाप रे। और चौथा कारण? चौथा है सहविलुप्ति।
मतलब जब एक प्रजाति खत्म होती है तो दूसरी प्रजाति जो उस पर निर्भर थी वो भी उसके साथ खत्म हो जाती है। समझ गया। इसीलिए ये अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जैसे दिन महत्वपूर्ण हो जाते हैं ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े। जी हाँ, ये हर साल 22 मई को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई थी? इसकी शुरुआत यूएन ने 1993 में की थी, लेकिन तब तारीख 29 दिसंबर रखी गई थी। ओह, दिसंबर? हाँ, लेकिन बाद में साल 2000 में इसे बदलकर 22 मई कर दिया गया। ये वो तारीख है जब 1992 में रियो अर्थ समिट में कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को अपनाया गया था। अच्छा, तो ये उस कन्वेंशन की याद में है। हाँ, और शायद दिसंबर में छुट्टियों की वजह से भी बदला होगा। हाँ, वो भी एक कारण था। और हर साल इसकी एक थीम भी होती है। इस साल की क्या थीम है 2024 की? 2024 की थीम है बी पार्ट ऑफ द प्लान, यानी योजना का हिस्सा बने। बी पार्ट ऑफ द प्लान मतलब हम सबको कुछ करना है। बिल्कुल, ये थीम यही कहती है कि जैव विविधता बचाना सिर्फ सरकारों या बड़ी संस्थाओं का काम नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सबको इस प्लान का हिस्सा बनना होगा। सही बात है। अच्छा, इसे बचाने के लिए दुनिया भर में क्या बड़े कदम उठाए जा रहे हैं? कोई ग्लोबल एग्रीमेंट वगैरह? हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क है, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। इसे COP15 में अपनाया गया था। ओके, इसमें क्या खास है? इसमें 2030 तक के लिए 4 बड़े लक्ष्य और 23 छोटे ज्यादा कॉन्क्रीट लक्ष्य रखे गए हैं। इसमें एक बहुत चर्चित लक्ष्य है 30 by 30। 30 by 30, ये क्या है? इसका मतलब है 2030 तक दुनिया की कम से कम 30% जमीन और 30% समुद्री इलाकों को संरक्षित करना। वाह, ये तो सुनने में बहुत एम्बिशियस लगता है तो, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसे कि? सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि ये फ्रेमवर्क कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। मतलब देशों पर इसे लागू करने का कोई कानूनी दबाव नहीं है। अच्छा। दूसरा, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? फंड्स की कमी एक बड़ा मुद्दा है। विकसित देशों ने विकासशील देशों को मदद का वादा तो किया है, पर वो पैसा अभी पूरी तरह से मिल नहीं रहा है। और कोई चुनौती? हाँ, एक और चिंता है कि ये 30 by 30 लक्ष्य लागू करते समय कहीं स्थानीय समुदायों और आदिवासियों के अधिकारों का हनन ना हो जाए। उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सही कहा। अच्छा, संरक्षण के तरीके क्या होते हैं? मतलब कैसे बचाते हैं इन प्रजातियों और इकोसिस्टम को? मोटे तौर पर 2 तरीके हैं। एक है इन सिटू संरक्षण। इन सिटू? हाँ, मतलब ऑन साइट प्रजातियों को उनके अपने प्राकृतिक घर में ही बचाना, जैसे नेशनल पार्क बनाना, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी बनाना, बायोडाइवर्सिटी रिजर्व बनाना। ठीक है। और दूसरा है एक्स सिटू संरक्षण, मतलब ऑफ साइट प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर ले जाकर बचाना। जैसे कि चिड़ियाघर? हाँ, जैसे चिड़ियाघर, बोटानिकल गार्डन, जीन बैंक, सीड बैंक, ये सब एक्स सिटू में आते हैं। समझ गया। अब बात करते हैं भारत की। हाँ, भारत क्या कर रहा है इस दिशा में? भारत तो इस मामले में काफी आगे रहा है। हमारे पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, फिर बायोडाइवर्सिटी एक्ट है 2002 का, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बनी हुई है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है जो अवैध शिकार और व्यापार को रोकता है। अच्छा। और किसी खास प्रजाति को बचाने के लिए कुछ किया है? हाँ, कई प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे गिद्धों को बचाने के लिए डाइक्लोफेनेक दवा पर बैन लगाया गया जो उनके लिए जहरीली थी। उनके लिए कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम भी चलाए गए। हाँ, सुना है मैंने इसके बारे में। इसी तरह प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट कई चल रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी भारत जैव विविधता के मामले में बहुत अमीर देश है ना? ओ, बहुत ज्यादा। दुनिया की सिर्फ 2.4% जमीन हमारे पास है, लेकिन दुनिया की लगभग 7 से 8% ज्ञात प्रजातियां यहीं पाई जाती हैं। इसीलिए भारत दुनिया के 17 मेगा डाइवर्स देशों में से एक है। और वो हॉटस्पॉट्स का क्या? हाँ, भारत में दुनिया के 4 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी पड़ते हैं। हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड, जिसमें हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। वाह, तो ये तो हमारी बहुत बड़ी धरोहर है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि जैव विविधता हमारे ग्रह के लिए, हमारे अपने अस्तित्व के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। इससे जो नुकसान हो रहा है वो वाकई चिंता की बात है। कोशिशें जरूर हो रही हैं वैश्विक स्तर पर भी और भारत में भी, लेकिन चुनौतियां अभी भी बहुत बड़ी हैं।
खासकर लक्ष्यों को जमीन पर उतारने की और जरूरी फंड्स जुटाने की। हाँ, तो आज की बातचीत के आखिर में एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जैसा कि इस साल की थीम है प्लान का हिस्सा बने, ये याद दिलाती है कि ये काम सिर्फ सरकारों का नहीं है, हम सब अपने अपने लेवल पर इसमें भागीदार बन सकते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे रोजमर्रा के जो चुनाव हैं, हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे घूमते हैं, वो सब इस बड़े प्लान का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। हम क्या छोटे बड़े बदलाव ला सकते हैं। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है।